हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था एनएलपी और डीप लर्निंग के विषय में थोड़ा सा समझा था। आज थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एनएलपी और डीप लर्निंग, इन दोनों को अलग अलग देखने का क्या मतलब है और इन दोनों को साथ देखने का क्या मतलब है, इन दोनों को साथ ले आने का क्या मतलब है। राइट। एनएलपी में जब हम ट्रेंड करते हैं मॉडल को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो क्या तरीका होता है, और अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो क्या तरीका होता है। राइट। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के हमें क्या फायदा होगा। तो आइए देखते हैं एनएलपी के केस में, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के केस में आप कैसे ट्रेन करते हो मॉडल को। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के केस में आप क्या करते हो, यू गिव सम इंस्ट्रक्शंस। आप जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो, इंस्ट्रक्शंस बताते हो, रूल बताते हो। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। इन इंस्ट्रक्शंस और रूल के बेसिस पे आपका जो मॉडल है, जो मॉडल आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो अपने आप को ट्रेन करता है। उसकी ट्रेनिंग इन्हीं इंस्ट्रक्शंस और रूल के बेसिस पे होती है। राइट। जैसे अगर आप अपने बच्चे को बता रहे हो कि वो, सपोज करो, मैट बोल रहा है, कैट बोल रहा है। राइट। उसने एक मैट पे बैठी हुई कैट देखी। वो मैट जानता है, कैट जानता है। उसने बोला पापा, मामा, मैट, कैट। राइट। सिटिंग ऐसे करके बोल दिया, मैट कैट सिटिंग वहां बैठी है। वो जानती है, बच्चा जानता है कि वो बच्चा या बच्ची जानती है कि भाई वहां पे वो कैट बैठी हुई है मैट के ऊपर। बट वो क्या बोल रहा है, मामा, कैट, मैट, सिटिंग। ठीक है, ऐसे करके उसने बोला। बट आप उसको सिखाते हो कि जहां पर आप इन तीन चीजों को पाओ, आप बोलो बेटा, कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। ये ऐसे करके आप उसको सुधारना शुरू करते हो। तो कुछ रूल बता देते हो, आप उसको रटा देते हो कुछ रूल्स कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करोगे, मै कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। तो ये जो स्पेसिफिक रूल्स आप देते हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए देते हो, वहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करते हो, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और नंबर ऑफ रूल्स के बेसिस पे जो है ये आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल को ट्रेन कर देता है। और उसके बाद जो भी आप उससे लेना चाहते हो, अगर आपको कुछ जनरेट कराना है, कुछ मटेरियल आप दे देते हो उसको कि हाँ, इसको समराइज़ करना है, राइट? तो उस केस में वो समराइज़ करने के लिए आपके इंस्ट्रक्शंस और आपके रूल के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें आपके सामने ला कर के रखता है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब आपका पर्पस बहुत छोटा हो, छोटे डेटा सेट से काम चल जाए। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग छोटे डेटा सेट पे भी इफेक्टिव रिजल्ट दे देता है। तो छोटे डेटा सेट का जहाँ यूज़ करना होता है और जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जहाँ पे आप थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन से काम चला करके उसको कुछ रूल्स बता करके काम करा सकते हो, वहाँ पे आप जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हो। ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कितने तरीके के वाक्य बन सकते हैं, कितने तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं, इन व्हाट कंडीशन। तो वो सब आपको करना पड़ता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस, रूल्स आप देते हो, राइट? आप उसको रटाते हो कि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस और रूल्स के भीतर रहना। वो अपने रूल्स नहीं खोज पाता, उसको अपने रूल्स नहीं खोजने हैं। बट ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, जब आप डीप लर्निंग की बात करते हो ना, तो होता क्या है, डीप लर्निंग के केस में वो आपके इंस्ट्रक्शंस और रूल्स के बेसिस पे काम नहीं करता। आप उसको पैटर्न चेक कराते हो पहले से कि अगर इतना कुछ लिखा हुआ था और इसमें इतने वर्ड्स थे और ये मेल क्या थी, इस मेल को अगर मैं देखूं तो ये मेल क्या कह रही थी। ये मेल कह रही थी कि क्लाइंट जो है, या कोई भी पार्टनर, या कोई भी हमारा दोस्त जिसने भी हमें मेल डाली, हमारा कलीग, वो क्या है, थोड़ा नाराज है। राइट। तो हम उसको बस बता देते हैं कि ये रहा डेटा और यहाँ पे ना नाराजगी वाला सेंटिमेंट है। ऐसे करके हम उसको ढेर सारा डेटा देते हैं। राइट। जब हम उसको डेटा देते हैं तो हम उसको ये नहीं बताते कि हाँ, इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि क्या करना है। वो खुद ही पैटर्न को चेक करता है। राइट। डीप लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ लर्निंग होती है। खुद ही चेक करता है पैटर्न को। ठीक है। सेल्फ लर्निंग खुद ही पैटर्न को चेक करता है। और पैटर्न चेक करने के बाद क्या करता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है। जो अंडरस्टैंडिंग उसने बना ली है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक मॉडल तैयार हो जाता है। अब आप उससे क्वेश्चन पूछते हो। सपोज करो कि आपने सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए ही कोई मॉडल बनाया और आपने उससे क्वेश्चन पूछा। जब आपने उससे क्वेश्चन पूछा, तो सपोज करो कि आपको ऐसा आंसर उसने दिया जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको लगा था ये नेगेटिव सेंटीमेंट बताएगा, बट उसने जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट दे दिए। उसने पॉजिटिव बता दिया या न्यूट्रल बता दिया, राइट, या फिर हैप्पी बता दिया। तो इसने गलती क्यों की? जब उसने गलती की तो आप क्या करते हो, आप मॉडल को बोलते हो नो, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट। राइट। तो इसको कहते हैं री री लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक, RLHF।
तो आरएलएचएफ का यूज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक ये डीप लर्निंग के केस में किया जाता है। तो डीप लर्निंग के केस में जो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, ये क्या करता है, सेल्फ लर्निंग तो करता रहता है, लेकिन बाहर से आप इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो, आप इसको फीडबैक देते हो कि ये नहीं, ये आउटपुट मुझे सही नहीं लग रहा, ये आउटपुट तो न्यूट्रल है या ये आउटपुट तो नेगेटिव था। तो वो जाएगा फिर से अपने आप को सही करेगा, एडजस्ट करेगा ये मॉडल और उसके बाद इस इनपुट को, इस फीडबैक को जो आपसे उसने लिया है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को एडजस्ट करेगा और एडजस्ट करने के बाद अपने मॉडल को वो इवॉल्व करता जाएगा। तो डीप लर्निंग के केस में सेल्फ लर्निंग होती है और वो मॉडल अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, जो मॉडल आपने बनाया है, जो कि डीप लर्निंग के बेसिस पे है। ठीक है? तो आगे और क्या डिफरेंसेस होते हैं एनएलपी और डीप लर्निंग में? एक तो ये हो गया कि एनएलपी सिंपल है और जो आपका डीप लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ब्रेन लाइक नेटवर्क का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू लर्निंग होती है लेयर बाय लेयर, ठीक है? और एनएलपी जो है वो छोटे डेटा सेट पे काम हो सकता है, जबकि डीप लर्निंग के लिए एक बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है, राइट? अब हम बात करते हैं, इसका डिफरेंस तो ऑलमोस्ट आपने समझ ही लिया। नाउ वी आर गोइंग टू दिस इंटरसेक्शन पोर्शन। तो इस इंटरसेक्शन पोर्शन में आप 2 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं डीएनएलपी, जो ये एम्प्टी पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसा-सा कर देता हूँ जालीनुमा, नेट बना देता हूँ। तो ये जो नेट बना दिया है मैंने, ये डीएनएलपी है और जो दूसरा है सिंपल ये वाला, ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस है। तो 2 चीज़ें हमें समझनी है। एक समझनी है डीएनएलपी। डीएनएलपी क्या है? डीप एनएलपी, डीप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस, राइट? कुछ तो इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज़ एनएलपी और डीप लर्निंग दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं ना? तो कुछ तो इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर द पार्ट ऑफ एनएलपी और कुछ क्या? डीप लर्निंग की कैपेबिलिटी, राइट? कुछ तो इंस्ट्रक्शंस प्लस कुछ डीप लर्निंग की कैपेबिलिटी। इंस्ट्रक्शंस, ऑब्लिक रूल्स प्लस डीप लर्निंग, डीएल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? डीप लर्निंग की कैपेबिलिटी, डीएल कैपेबिलिटी, ठीक है? इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? डीएनएलपी। यानी जब कोई मॉडल हम ऐसा प्रिपेयर करते हैं जहां पे इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, जो कि किसका पार्ट है? एनएलपी का पार्ट है, एनएलपी की कैपेबिलिटी है, और फिर बात करते हैं हम जो आपकी डीप लर्निंग है उसकी कैपेबिलिटी, जब दोनों को मिला देते हैं तो ऐसा कोई मॉडल जो कि दोनों को मिला करके प्रिपेयर किया जाए, वो और भी बेहतर तरीके से टेक्स्ट जनरेशन का या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है, टेक्स्ट जनरेट करने में ज़्यादा बेहतर होता है, राइट? तो इस कैपेबिलिटी को या इस तरह की जो ट्रेनिंग कराई जाती है अपने मॉडल की फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फॉर टेक्स्ट जनरेशन या टेक्स्ट प्रोसेसिंग, उसको हम कहते हैं डीएनएलपी, ठीक है? तो आई होप कि डीएनएलपी आपको समझ आया होगा। ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं इन पे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ और आगे चल कर के आपको और भी चीज़ें हम समझाएँगे। तो अब आते हैं हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस पे, ये क्या है? ये यूज़ किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। दिस इज़ यूज्ड फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। जहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात आएगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई आपको वर्ड मिला या फ्रेज़ मिला या कोई सेंटेंस मिला, आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो फ्रेंच में। तो इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल से एलएलएम से करा रहे हो तो कहीं न कहीं उसको ट्रेनिंग दी गई होगी ना। वैसे अगर आप मैं ही हूँ, अगर मुझे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती है तभी तो मैं इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को यूज़ कर पाऊँगा। तभी तो मैं इंग्लिश में लिखी हुई बात को फ्रेंच में लिख पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कैसे लिख पाऊँगा, राइट? तो ठीक जैसे हम लोग सीखते हैं ना, बहुत ही सिंपल एनालॉजी है। मशीन लर्निंग को सीखते समय सिंपल एनालॉजीज़ का यूज़ कीजिए। आपसे बड़ा, यानी इंसान से बड़ा कोई एआई नहीं है। और यही देखिए कि इंसान बीइंग अ ह्यूमन आप कैसे सीखते हो। अगर मुझे लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है तो मुझे इंग्लिश से फ्रेंच में अगर करना है तो आई शुड नो इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। यानी मेरे पास इंग्लिश को इनकोड करने की और फिर उसके बाद जो कुछ भी हमारा इंग्लिश में आया है उसको हम डिकोडर की हेल्प से दूसरी लैंग्वेज में यानी फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी हमारे मशीन के पास होनी चाहिए।
हमारे दिमाग में ये काम अपने आप हो जाता है। अगर दोनों लैंग्वेज हम जानते हैं, तो हमारे दिमाग में दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन मशीन को जब हम सिखाते हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस के सेट इसके पास होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है ना, जो काम हमारा दिमाग कर देता है, जब हम इंग्लिश और फ्रेंच को सीख लेते हैं, तो जो काम हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कर देते हैं ना, उस काम को यहाँ कराने के लिए सीधी-सी बात है, ये भी इंटरसेक्शन है ना किसका, डीप लर्निंग तो आ ही रहा है ना। डीप लर्निंग और एनएलपी का ही तो इंटरसेक्शन है ये। ऊपर अगर आप इमेज में ध्यान से देखें, तो ये जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस है, ये भी क्या है? ये भी डीप लर्निंग और एनएलपी का इंटरसेक्शन पे ही तो आ रहा है। छोटा-सा पोर्शन भले ही है, बट आ तो उसी पे रहा है। तो डीप लर्निंग की बात आती है, यानी न्यूरल नेटवर्क वाली चीज़, यानी न्यूरॉन्स की बात तो यहाँ पर भी आ गई। लेयर्ड न्यूरॉन, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बात की थी डीप लर्निंग के लिए, वो यहाँ पे भी आ गई। थोड़ा-सा वो और थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन, दोनों को मिलाकर के चीज़ें बनेंगी। तो जो हमारा काम दिमाग करता है, जब हम इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को जानते हैं, तो जो हमारे न्यूरॉन्स जो काम कर देते हैं, उन्हीं कामों को कराने के लिए हमें 2 मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस में। उनमें से एक को कहते हैं एन्कोडर, मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, और दूसरे को कहते हैं डिकोडर। एन्कोडर में क्या होता है, ये क्या करता है कि जो भी फ्रेजेज़, जो भी वर्ड्स इसको मिले हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनका एक वेक्टर बनाता है ये, ठीक है? इस वेक्टर को एन्कोडेड वेक्टर कहते हैं। अब इस एन्कोडेड वेक्टर को ये उठाता है, ये एक तरीका होता है इसका, वेक्टर बनाने का, एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, और कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है डिकोडर की हेल्प से ये जो फॉर्मेट है, जो वेक्टर में आया है, राइट? वो फॉर्मेट क्या होता है आगे चल के हम समझेंगे। जो कुछ भी वेक्टर में आया है, अब उस वेक्टर में आई हुई चीज़ों को उठा करके हम डिकोडर की हेल्प से अलग दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? ये डिटेल क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी आप परेशान मत होइएगा कि हाँ, इसके अंदर होता क्या होगा एक्चुअली में। मैं आपको केवल और केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ। ये बिगिनिंग है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते कैसे हैं, इसके क्या-क्या मॉड्यूल होते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझ जाइए कि जो काम हमारा दिमाग करता है, उसी के लिए जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए अपने मशीन लर्निंग मॉडल को प्रिपेयर करते हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस हमारा माइंड जिस तरीके से अपने आप सब कुछ प्रोसेस कर ले रहा था, यहाँ पे उसी चीज़ को प्रोसेस कराने के लिए हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा कोड लिखना पड़ता है, थोड़ा-सा मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है। एनकोडर और डिकोडर 2 मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। तब जा कर के हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन मशीन को सिखा पाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे ये वीडियो, और अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे चल कर के कुछ और इन्फॉर्मेशन, बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रेन किया जाता है एनएलपी में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।